अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ साइको एनालिटिक थ्योरी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। साइको एनालिटिक थ्योरी के कंटेंट को देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि साइको एनालिटिक थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इस थ्योरी में ह्यूमन नेचर के हवाले से बात की गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इनका जो बेसिक कंसेप्ट था इड ईगो एंड सुपर ईगो का, उसको हम देखेंगे। देन फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स, डिफेंस मैकेनिज़्म और एंड में ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ये हमारी आज की वीडियो का कंटेंट है। तो अब इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी को सेगमेंट फ्राइड ने पेश किया था और उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सन को नहीं पता होता कि उसका जो बिहेवियर है, उसके जो इमोशंस हैं, उनकी डिस्टर्बेंस की क्या वजूहात हैं। साइको एनालिटिक जो ट्रीटमेंट है ये एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है जिसमें कि ये देखा जाता है कि एक पर्सन के जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह से और किस हद तक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। इस थ्योरी में जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं उनका मकसद क्लाइंट की जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, उसकी अनकॉन्शियस थॉट्स को कॉन्शियस स्टेट में लाकर उसके बिहेवियर, उसके रिलेशनशिप्स और उसकी जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। साइको एनालिटिक थ्योरी के मुताबिक एक ह्यूमन नेचर पर जो असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं उनमें इरेशनल फोर्सेस हैं, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली एक पर्सन की जो नेचर है, एक उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका बिहेवियर है, उसकी जितनी भी उसमें उसको इश्यूज होते हैं, उसके पीछे उसकी जो अनकॉन्शियस थॉट्स होती हैं, अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं या उसकी अर्ली चाइल्डहुड की जो इश्यूज होते हैं, वो तमाम चीज़ें उसके जो बिहेवियर है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी में हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इड देखेंगे कि इड क्या है। इड जो है ये बेसिकली इम्पल्सिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट है हमारी साइकी का, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है हमारे बेसिक अर्ज को, डिज़ायर्स को और नीड्स को। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो टोटली जो है वो बेस करता है इड पर, ठीक है? और बाद में फिर उसमें ईगो और सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो जाती है। फ्राइड के मुताबिक जो इड है वो तमाम साइकिक एनर्जीज का ज़रिया है और हमारी जो शख्सियत है उसका बेसिक एलिमेंट है। इड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है और उसकी कोशिश होती है कि जो भी ख्वाहिश वो कर रहा है वो फ़ौरी तौर पर पूरी हो जाए, और अगर ख्वाहिश फ़ौरी तौर पे पूरी ना हो तो पर्सन जो है वो एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। सुपर ईगो जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का एक एथिकल कंपोनेंट है जो कि मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसको कि ईगो बाद में ऑपरेट करता है। सुपर ईगो एक पर्सन को हेल्प आउट करती है कि वो किस तरीके से सोसाइटी की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे और एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को अडॉप्ट करे। इसके अलावा जो है वो सुपर ईगो हमारे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में मौजूद होती है और हमारी जो 5 साल की एज तक ये डेवलप हो जाती है। सुपर ईगो के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो ईगो आइडियल है। इसमें एक पर्सन जो है वो उन स्टैंडर्ड और बिहेवियर को अडॉप्ट करता है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, या उसने ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से या जो दूसरे घर के बड़े होते हैं या अथॉरिटेटिव पर्सन्स होते हैं उनसे सीखी होती हैं और इन पर अमल करके वो अपनी फैमिली के लिए फ़ख्र का बायस बनता है। जो इसका सेकंड पार्ट है सुपर ईगो का, वो कॉन्शियन है, यानी एक ज़मीर जो होता है हमारा, वो इसका सेकंड पार्ट है। और ये ऐसे बिहेवियर जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं उन पर वर्क करता है। और ईगो हमारी शख्सियत का एक अनकॉन्शियस पार्ट है जो कि इट और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस कायम करता है। ईगो जो है वो कंट्रोल करता है हमारे रियलिटी प्रिंसिपल को और सेल्फ को एक्सपीरियंस करता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट करता है परसेप्शन के थ्रू।
فرائڈ کے مطابق جو ایگو ہے وہ اٹ ہی کا ایک پارٹ ہے، جس کا کام جو اٹ کی امپلسیوز ہیں ان کو سوشلی ایکسیپٹیبل وے میں دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے۔ سپر ایگو کی طرح ایگو بھی کانشیس، پری کانشیس اور انکانشیس مائنڈ میں کام کرتی ہے۔ فرائڈ نے اپنی تھیوری میں اس چیز پر زور دیا کہ بچے کی زندگی کے جو شروع کے سال ہوتے ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں بچے کو جو توجہ دی جاتی ہے، بچے کی جو نیڈس ہوتی ہیں ان کو اگر پراپر وے میں فلفل کر دیا جائے تو یہ آگے جا کر کسی قسم کا بچے کے لیے مسئلہ نہیں بنتی ہے، لیکن اگر اس ایج میں بچے کی جو بیسک نیڈس ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کر بچے کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ اس چیز کو فرائڈ نے سائیکو سیکشل ڈیولپمنٹ کا نام دیا، اور اس میں اس نے ڈفرینٹ سٹیجز کو بیان کیا کہ ڈفرینٹ سٹیجز میں کس طریقے سے ایک سٹیج میں بچہ کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سٹیج کی، اس سٹیج میں اس کا سورس آف پلیئر کیا ہوتا ہے، اور اگر اس سٹیج کو پراپر وے میں پرفارم نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سائیکو انالیٹک تھیوری میں سائیکو سیکشل ڈیولپمنٹ کی 5 سٹیجز کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں پہلی سٹیج جو ہے وہ اورل سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں جو بچہ ہے اس کا سورس آف پلیئر جو ہوتا ہے وہ اس کا ماؤتھ ہوتا ہے۔ ماؤتھ کے ذریعے وہ سک کرتا ہے، چیو کرتا ہے اور اپنا پلیئر اپنے منہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اب اس ایج میں بچہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپنے کیئر گیورز پر، کیئر ٹیکرز پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک اگر اس ایج میں بچے کی فکسیشن ہو جائے تو یہ آگے آنے والی زندگی میں اس کی ڈیپینڈنسی اور ایگریشن کی وجہ بن سکتی ہے، اور مزید اس میں جو ہے اسموکنگ، ایٹنگ، ڈرنکنگ یا نیل بٹنگ کی ہیبٹس اس میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ سیکنڈ سٹیج اورل سٹیج ہے، جو کہ 18 منتھ سے لے کر 3 ایئرس کے ٹائم پیریڈ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں بچے کا جو سورس آف پلیئر ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے اس کا کنٹرول کرنا اپنی بلیڈر اینڈ باؤل موومنٹ کو۔ اس ایج میں بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کرنا، کہ اس میں اگر پیرنٹس جو ہے یہ ٹریننگ اس کی سختی سے کرتے ہیں تو اس میں اس کے نقصان میں بچہ جو ہے وہ ریجڈ ہو جاتا ہے، obsessive ہو جاتا ہے، اور اگر پیرنٹس نرمی سے، پیار محبت سے اس کی ٹریننگ کرتے ہیں تو اس سے بچہ کمپیٹنٹ، پروڈکٹیو اور کریٹیو ہوتا ہے۔ تھرڈ سٹیج جو ہے وہ فیلک سٹیج ہے، جو 3 سے 6 سال کی ٹائم پیریڈ پر مشتمل ہے۔ اس میں لبیڈو کی جو انرجی ہے وہ فوکس کرتی ہے جینٹل ایریاز پر۔ اس ایج میں بچہ جو ہے وہ میل اور فیمیل کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بوائز جو ہوتے ہیں وہ اوڈیپس کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، اور اوڈیپس کمپلیکس سے مراد ہے کہ جو بچے لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو اپنا حریف سمجھتے ہیں اور وہ اپنے ماں کے ساتھ باپ کی جگہ لینا چاہتے ہیں، تو لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے باپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ اس بات پر انہیں پنش کرے گا۔ تو اس طرح کی جو فیلنگ ہوتی ہیں اس کو اوڈیپس کمپلیکس کہتے ہیں، اور سیم اسی طرح کی فیلنگ جب لڑکیوں میں ہوتی ہے تو اس کو الیکٹرا کمپلیکس بولتے ہیں۔ 6 ایئر ٹو پیوبرٹی ایج تک کا جو ٹائم ہے اس کو فرائڈ نے لیٹرل سٹیج کا نام دیا۔ اس سٹیج میں بچے میں ایگو اینڈ سپر ایگو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بچے میں جو سیکشل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سٹل موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو سبلیمیٹ کر دیتا ہے اپنے دوسرے انٹرسٹ کی طرف، لائک اس کے اپنے پیئرس کے ساتھ، اپنے جو اس کے سوشل گروپ ہے ان میں، یا وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں اپنی انرجیز کو فوکس کر دیتا ہے۔ لاسٹ سٹیج جو ہے یہ جینٹل سٹیج ہے، جو کہ پیوبرٹی سے لے کر ڈیتھ تک کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس ایج میں جو پرسن ہے اس کی سیکشل ڈیزائرز اور نیڈس بہت زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور پرسن جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، فلاح و بہبود کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اور پہلی جو سٹیجز ہیں اگر وہ تمام اچھے طریقے سے ان کی نیڈس کو فلفل کیا گیا ہو تو اس لیول پر آ کر پرسن کی جو پرسنالٹی ہے فرد کی، وہ بڑی بیلنس پرسنالٹی ہوتی ہے اور دوسروں کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے یہ پرسن۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ایگو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اٹ اور سپر ایگو کے درمیان جو بھی ہوتی ہیں کلیشز ہوتے ہیں یا جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو یہ سارٹ آؤٹ کرتا ہے۔
फ्राइड ने अपनी थ्योरी में इनबॉर्न टेंडेंसीज का ज़िक्र किया जिसको उसने इंस्टिंक्ट्स का नाम दिया और उसके अकॉर्डिंग ये जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं ये हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं। इस थ्योरी में इन इंस्टिंक्ट्स को फ्राइड ने लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स का नाम दिया। लाइफ इंस्टिंक्ट्स को एरोस भी कहा जाता है। अब ये जो एरोस जो है ये लाइफ एनर्जी है जिसको लिबिडो बोला जाता है, जो कि मोटिवेट करती है पर्सन्स को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ लाइक लव, सिंपैथी, हेल्पिंग टू अदर्स ईटीसी। सेकंड इंस्टिंक्ट का उसने जो ज़िक्र किया वो डेथ इंस्टिंक्ट्स है जिसको वो थैंटोस भी बोलते हैं, जो कि मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ लाइक मर्डर, सुसाइड, एग्रेशन, अटैक ईटीसी। फ्राइड ने अपनी थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज़्म का ज़िक्र किया और डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और इवन वो लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं जो कि फ्राइड की इस थ्योरी को जानते ही नहीं हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ये बेसिकली इसमें जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज़्म बना देती है, जिससे कि पर्सन जो है वो अपने आप को किसी गिल्ट से या किसी एंग्जाइटी की जो सिचुएशन होती है उससे अपने आप को बचा लेता है। सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो डिनाइल है। इसमें एक पर्सन जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ होती हैं उनसे इनकार कर देता है। लाइक किसी का कोई प्यारा अगर इस दुनिया से चला जाता है तो वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता और उससे डिनाई कर देता है। नेक्स्ट रिप्रेशन है जिसमें अनकॉन्शियसली जो है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या इंसिडेंट्स को हम अपने कॉन्शियस माइंड से भुला देते हैं। लाइक अगर किसी के साथ बचपन में कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो तो वो उसे अनकॉन्शियसली उस अब्यूज़ को भुला देता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में एक पर्सन जो है वो रिप्लेस करता है अनवांटेड इम्पल्स को उसके अपोजिट्स के साथ। लाइक अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो उस पर सैड होने के बजाय वो यूँ एक्ट करता है जैसे वो बहुत खुश है और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज़्म में एक पर्सन जो है वो अपनी अनप्लेजेंट फीलिंग्स या जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो दूसरों को असाइन कर देता है। लाइक एक पर्सन जो है वो खुद अगर झूठ बोलता है तो उसे सब लोग झूठे नज़र आते हैं। या एक पर्सन खुद अगर सादा तबीयत का है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया ही जो है वो बहुत भोली और सादा है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो आप एक जगह की जो फीलिंग्स हैं उसे किसी दूसरी जगह पर एक्सप्रेस करते हैं। लाइक अगर किसी को अपने बॉस से डांट पड़ती है तो अपने बॉस को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब वो वापस घर आता है तो घर आकर वो अपने स्पाउस या बच्चों को डांट के अपना वो गुस्सा जो है उसको बाहर निकालता है। रैशनलाइजेशन में एक पर्सन जो है वो अपनी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या बिहेवियर को लॉजिक्स के साथ जस्टिफाई करता है, लाइक अंगूर खट्टे हैं। सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारी जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स होती हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं मोर एक्सेप्टेबल इम्पल्स में। लाइक अगर किसी की अपने स्पाउस के साथ झगड़ा हो जाता है तो वो उसके साथ वॉक पर निकल जाता है बजाय इसके कि वो उसके साथ झगड़ा करे। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो रिग्रेशन है। रिग्रेशन यानी बैकवर्ड चले जाना। एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के जो हिस्सा उसका बहुत अच्छा और हैप्पी होता है, प्रेज़ेंट होता है, वो खुद को उस एरिया में, उस हिस्से में ले जाता है। यानी रिवर्टिंग टू द अर्लियर बिहेवियर। जैसे बाज़ बच्चे जो हैं वो बड़ी एज में आके बेड वेटिंग स्टार्ट कर देते हैं या कोई टेडी बियर के साथ हग करता है अपने उस बचपन के टाइम को याद करने के लिए जो कि उसका बहुत प्रेज़ेंट और हैप्पी था। कंपनसेशन डिफेंस मैकेनिज़्म में पर्सन जब किसी एक एरिया में फेलियर का शिकार होता है तो वो किसी दूसरे अपने एरिया में ओवर अचीव्ड हो जाता है। लाइक अगर किसी शख्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो अपनी उर्दू को बहुत बेस्ट और अच्छा कर देगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन में एक पर्सन जो है वो डिवाइड करता है अपनी इमोशंस या फीलिंग को सेपरेट और आइसोलेटेड कैटेगरीज में। लाइक एक मैनेजर जो है वो अपने घर में एक बहुत हम्बल, प्यार करने वाला और केयर करने वाला पर्सन होता है, जबकि वो जहाँ जॉब करता है वहाँ पर एक इंतहाई स्ट्रिक्ट पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करता है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज़्म में एक पर्सन जो होता है वो अपनी स्ट्रेसफुल जो उसकी थॉट्स होती हैं उसको क्लिनिकल वे में एक्सप्रेस करता है। लाइक अगर किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता है तो उस पर उदास होने के बजाय मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स होती हैं
وہ کر کے اپنی توجہ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹاتا ہے۔ سپریشن ڈیفینس میکانزم میں ایک پرسن جو ہے وہ کانشیسلی جو انپلیزنٹ اس کے تھاٹس یا بیہیویئرز ہوتی ہیں اس کو اپنے کانشیس مائنڈ سے نکالنا چاہتا ہے۔ لائک اگر کسی کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا ہو تو وہ کانشیسلی ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ اینڈ میں ہم ٹرانسفرنس اینڈ کاؤنٹر ٹرانسفرنس کے بارے میں جانیں گے۔ ٹرانسفرنس جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ کے جو ایموشن اور ریئیکشنز ہوتے ہیں ٹورڈ تھراپسٹ اس کو ہم ٹرانسفرنس کہتے ہیں، یعنی اس کا پاسٹ میں اس کی کوئی ایموشنز ہوتے ہیں، ایسے کوئی اس کی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جسے وہ تھراپسٹ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور کاؤنٹر ٹرانسفر میں جو تھراپسٹ ہے اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں کلائنٹ کی طرف۔ میں امید کرتی ہوں کہ سائیکو انالیٹک تھیوری کے تمام کنسیپٹس آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کا، میری ویڈیوز کو دیکھنے، لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔